सरकार का तो इसमें आज के दौर का देखो तो हिंदू मुस्लिम के अलावा सरकार क्या कर रही है। भाजपा मुसलमानों को भी सपोर्ट करे साथ में, हिंदू के साथ में। सबसे पहले तो इस सरकार को थोड़ा महंगाई पे गौर देना चाहिए। हालांकि ना योगी जी से कोई शिकायत है ना मोदी से शिकायत है। के नाम के विकास के नाम पे बीजेपी ने कुछ करा ही नहीं आज तक। सच्चाई तो ये है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में और जैसे कि 7 मई को यहाँ चुनाव होना है और देखना है कि बरेली की जनता आखिरकार किन किन मुद्दों पे वोट देती है, क्योंकि जनता ही एक ऐसी चीज है जो वोटर जो है वो बोलेगा और पब्लिक का जो है रुझान क्या है, किस तरीके से अपनी चीज़ों को रखता है। तो हमारा एक खास प्रोग्राम है कि वोटर बोलेगा और राज खोलेगा। इसमें बरेली की जनता हमारे साथ मौजूद है। हम बात करते हैं कि आखिरकार क्या वो मुद्दे रहेंगे, कौन सी वो चीज़ें रहेंगी जो अभी तक बरेली की जनता नहीं कर पाई है, अपने नेताओं से नहीं करवा पाई है और अब उनको फिर दोबारा मतदान करने का मौका मिला है। आखिरकार किन किन मुद्दों को लेकर बरेली की जनता वोट करना चाहती है। सर, मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन श्याम भारती है। अच्छा भारती जी, आप क्या करते हैं? मैं वही काम करता हूँ जो आप करते हो, और लेकिन वैसे भी क्योंकि चुनाव का माहौल हो तो मैं तो आज आपके सामने एज ए वोटर हूँ। अच्छा, तो जैसे कि बरेली का आप माहौल देख रहे हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार 8 बार से जीतते चले आए थे, संतोष गंगवार जी, और उनका टिकट काट कर नए प्रत्याशी को मौका दिया गया है। तो पार्टी ने कहीं ना कहीं एक नया प्रयोग किया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन संसार का नियम है। और अगर केंद्रीय गवर्नमेंट ने और जो चुनाव समिति होती है, इनकी गवर्नमेंट की समिति होती है चुनाव की, वही डिक्लेयर करती है कि प्रधानमंत्री कौन का कैंडिडेट कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, बाकी प्रत्याशी कौन होंगे। तो अगर उन्होंने किया है तो वो लोग बहुत ज्ञानी, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी लोग हैं। उन्होंने बहुत सोच विचार के और तमाम चर्चाओं के बाद, और बरेली शहर के और जो तमाम लोग हैं जो दूसरी कैबिनेट चलती हैं, कहना चाहिए जो एक पैरेलल सरकार चलती है, जो पैरेलल लोग हैं जो अच्छाई बुराई और सारी चीज़ें बताते हैं, उनसे निर्णय लेने के बाद, उनसे राय मशवरा करने के बाद ही ये निर्णय लिया होगा। तो सही है या गलत है हम इसके उसमें नहीं जाते, लेकिन चूंकि बदलाव आवश्यक होता है तो उन्होंने बदला है। संतोष जी से पहले कोई और था, उससे संतोष जी आए, अब सतपाल जी। भारती जी का कहना है कि बदलाव बहुत जरूरी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव कर एक प्रयोग किया है, तो हो सकता है कि सफल हो जाए। वहीं मैं दूसरी बात करूं कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं श्री प्रवीण सिंह ऐरन जी, तो किस तरीके का उनका व्यवहार रहा है, किस तरीके से उनकी सोच रही है और कैसा उनका कार्यकाल रहेगा अगर वो जीत के आते हैं? एक बार वो जीत भी चुके हैं सन 2009 में। जी, वो जीत चुके हैं, सांसद भी बन चुके हैं और विधानसभा भी जीते थे, वो मंत्री भी रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे। और चूंकि खास बात ये है, देखिए, प्रवीण सिंह ऐरन जी का एक अपना हो रहा है, इंडिया गठबंधन के वो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मिले हुए। वो व्यक्तिगत रूप से बरेली के रहे हैं और काफ़ी काम भी किया है। बरेली में उनका निवास स्थान भी है, उनकी पत्नी भी यहाँ से मेयर रह चुकी हैं, विधायकी की में भी उतर चुकी हैं 2-3 बार। तो एक अच्छा उनका वो है सर्कल। देखिए, हर प्रत्याशी का अपना एक वो होता है, एक अपना सर्कल होता है, एक अपनी पहुंच होती है, अप्रोच होती है। सतपाल जी ज़रूर विधानसभा क्षेत्र बहेड़ी के रहने वाले हैं, लेकिन बरेली में भी उनका रिश्तेदारी है और वो यहीं रहते भी हैं और आते जाते भी रहते हैं। उनका भी अपना संपर्क है, प्रवीण जी का अपना संपर्क है, दोनों का अपना अपना संपर्क है और दोनों अपने मातापिता अपने लोगों तक पहुँचने की चेष्टा कर रहे हैं। लाइन पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो 4 जून को अंदाजा हो पाएगा, पता लग पाएगा, लेकिन बहरहाल दोनों की जो मेहनत है उसमें कोई कमी नहीं। अच्छा भारती जी, तीसरे प्रत्याशी यहाँ से बहुजन समाजवादी के पार्टी के जो है छोटेलाल गंगवार जी, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था, लेकिन नामांकन उनका खारिज हो गया। तो क्या लगता है कि ये चीजें सब एक प्लान के मुताबिक थी या ऐसा क्या है? देखिए, ये तो बड़ी बात है और ये बड़ा गूढ़ रहस्य है, ये तो वही जाने जो इस मामले में होंगे। हम लोग तो आम जनता, हम इतना नहीं जानते, ना ही हम कोई चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हमारा काम नहीं है। हम केवल ये देख सकते हैं कि हाँ, नामांकन खारिज हुआ, उसके बाद शांति छा गई, तो संभवतः कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक या कोई बात रही होगी जो उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि छोटेलाल जी भी एक बहुत पुराने नेता रहे हैं, खाटी नेता रहे हैं और तमाम और पार्टियों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। अगर वो लड़ते तो त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता। अब और भी लोग खड़े हैं, कुछ निर्दलीय भी खड़े हैं, कुछ और पार्टियों से भी खड़े हैं, लेकिन जो मूलतः मुकाबला है वो इन्हीं दोनों लोगों के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बीच। अब ये सारा दारोमदार वोटिंग पर निर्भर करता है, क्योंकि पिछले 2 चरणों से वोटिंग बहुत कम हुई है। बरेली की जनता ने प्रधानमंत्री जी के आने पर, माननीय गृहमंत्री जी के आने पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने पर अपनी संख्या तो बहुत दिखाई, लेकिन उतनी संख्या अगर वोटिंग में दिखाई देगी तभी ये कह पाना ये भाई अभी जो बात हुई वो तीनों प्रत्याशी की हमने बात कर ली, तीनों पार्टियों की हमने बात कर ली। अब मेन बात पे हम आते हैं कि आखिरकार बरेली की जनता जो वोट देगी उनके मुद्दे क्या रहेंगे, या आप जो वोट देंगे वो क्या मुद्दा रहेगा आपके दिमाग में? ये बढ़िया सवाल है और बड़ा सवाल है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक निजी मुद्दा होता है
और सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि सांसद का जो एरिया है वो क्या है, क्योंकि हम लोग तमाम लोग, आप बहुत सारे लोगों से आपने ये सवाल पूछा होगा, तमाम लोगों ने कहा मेरी गली खराब है, गड्ढे बहुत हैं, मेरी लाइट खंबे की नहीं चल रही, ये सब मामला, मेरी नाली गंदी है। ये सब चुनाव मुद्दे होते हैं सभासदी के, नगर निगम के इलेक्शन में। उससे ऊपरी मुद्दे होते हैं वो विधानसभा वाइज होते हैं, इसमें और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। सांसदी के मुद्दे और ऊपर होते हैं, हमें बड़े बड़े हाईवेज कैसे बनने हैं, कितना कनेक्शन होगा, कॉरिडोर कैसे बनेंगे, हमारे शहर में व्यापार कैसे आएगा, हमारा जो बरेली शहर है वो डेवलप कैसे होगा, यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कैसे आएंगी, लोगों को रोजगार कैसे, ये सब सांसद के काम लोगों को होते हैं। रोजगार क्या लगता है कि अब मौजूदा में जो पार्टी रही है, सत्ता में जो पार्टी रही है, क्या उसे रोजगार को लेके, व्यापार को लेके, सुरक्षा को लेके, या उन सब सारी चीजों से आप संतुष्ट है जो उन्होंने अब तक किया है? ये भी एक अलग सवाल है, ये इसका जवाब भी किसी एक तरफ खड़ा कर देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। मुझे लगता है कि हर सरकार की, आप सब लोग भी इस बात को मानेंगे, हर सरकार की अपनी नीतियां होती हैं, उनका अपना फोकस होता है, अपना काम करने का तरीका होता है। उन्होंने कुछ चीज़ों में काम किया, इस गवर्नमेंट ने कुछ और चीज़ों पे काम किया। क्या इससे पहले आपने अभी वोट दिया है? आप वोट दिया है। इस बार जो आप बरेली में वोट देने जाएंगे, 7 मई को जो चुनाव के लिए मतदान होना है और आप अपना नेता चुनेंगे बरेली का, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिनको आप नजर में रख के वोट देंगे? हम तो बीजेपी को वोट देंगे, बस हमारे लिए तो बीजेपी नंबर 1। बीजेपी है, मुद्दा कोई मायने नहीं रखता। कोई मुद्दा मांग नहीं है। अच्छा, ये देखिए, ये इनका साफ तौर पर कहना था कि हमें किसी प्रकार से किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, हम बीजेपी को वोट देंगे। यहाँ और लोग भी हैं मेरे साथ, मैं उनसे बात करता हूँ। आप भाई साहब हैं, आपका क्या नाम है? रविंद्र जी। आप क्या काम करते हैं? मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं। तो आप अपनी जॉब से संतुष्ट हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि संतुष्ट हैं। भाई प्रॉब्लम तो रहती हैं आज की डेट में। अगर जनसंख्या अगर कहें कि एक तरह से 90% जो लड़के हैं, यंग एज हैं, वो 90% जॉबलेस हैं। और आज की डेट में अगर हम कहें कि आज हम पार्क में भी आए हैं, अभी शाम को घूमने आए हैं, तो अगर जितने भी देखेंगे तो जो जॉबलेस हैं वही पार्क में शाम को घूम सकते हैं। बाकी का जो जॉब करते होते हैं तो उनको कोई एक तरह से कहें कि हाँ टाइम नहीं मिलता कि मार्केट। अच्छा, मैं बरेली के जो चुनाव होने वाले हैं, मतदान के माध्यम से आप अपना नेता चुनेंगे, ठीक है? जब आप वोटिंग करने जाएंगे, सबसे पहले उठेंगे तो वोटिंग करेंगे, वोटिंग के बाद आप अपना नेता चुनने का प्रयास करेंगे, तो वो कौन से ऐसे सवाल रहेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें रहेंगी जिनको आप सोचकर अपना मतदान करेंगे? देखिए, आज की डेट में अगर कहें कि हाँ आदमी को क्या चाहिए कि जॉब प्लस यानी कि इंफ्रा, एक तरह से कहें हमारा जो सिटी है वो कैसे यानी कि डेवलप हो रहा है, उसमें क्या काम हो रहे हैं आज तक और क्या काम हुए हैं। जो पहले यानी कि कहें 10 साल में जो काम हुए हैं और उससे पहले जो काम हो रहे थे उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आज की डेट में जो कहें कि हाँ मतभेद कुछ ज़्यादा बड़ा है। तो मतभेद जो जिस कारण जो बड़ा है, और ये जो भी यानी कि कहें कि हाँ मीडिया के थ्रू या कोई भी आपस में जो बातें होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये काफ़ी मौजूदा सरकार ने अच्छा काम किया है। क्रिटिकल, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ गलत किया है, लेकिन कुछ जगह उन्होंने गलत भी यानी कि डिसीजन लिए हैं। तो इस कारण जो आज की सिचुएशन ऐसी है कि कोई खुल के या कोई भी चीज़ें सामने नहीं आ पा रही हैं। वो कोई भी चीज़ें जब होती हैं, आदमी वोट डालने जाता है तो वो मन में कुछ और लेके जाता है, वहाँ कुछ और होता है, तो ये चीज़ें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं इन फ्यूचर को डेवलप करने में। अच्छा, देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि बरेली की जनता देखिए किस तरीके से, एक तरीके से कहा कि एक्टिव है, कि जैसे ही कैमरा देखा और माइक देखा तुरंत सब लोग अपना अपने भाव कहने के लिए, अपने अपने विचार रखने के लिए अगर एक बार मैं सबका एक बार कहूँगा कि एक बार सबकी तरफ कैमरा घुमा के देखिए, सारे के सारे युवा हैं, सारे के सारे युवा हैं और सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पर। और बरेली की जनता से मैं बात, देखिए बरेली की बार बार बात आ रही है, तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये वही बरेली है जिसको पहले बांस बरेली के नाम से जाना जाता था। यहाँ का सुरवा भी मशहूर था। और मैं सभी लोगों से एक बार कहूँगा कि जब भी बरेली का नाम आता था, कौन सा गाना जो है फेमस हुआ था, ये बरेली की जनता ही बताइए, कौन सा गाना फेमस हुआ था यहाँ पर? ये देखिए, झुमका गिरा रे, एक गाना बड़ा ही मशहूर गाना है और वो फेमस हुआ था। जब भी बरेली की बात आती है तो उस गाने का नाम जरूर आता है। प्रियंका चोपड़ा भी यहाँ से निकल कर गई हैं और पूरे देश के अंदर उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। देखिए, और एक नाम और जो मेरी जुबान पे रह गया था आने का, यहाँ पे देखिए सज्जन है, युवा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल नाम है। अब्दुल्ला। आप क्या करते हैं? मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। लैब टेक्नीशियन है। अच्छा, अभी जो आप तीसरा नाम एक बता रहे थे कि कौन है, क्या नाम? वो हीरोइन है दिशा पाटनी। अच्छा, एक कलाकारा है, अदाकारा है, वो भी बरेली से गई है। देखिए बरेली की क्या शान है, कितने नाम अभी ऐसे हैं जो रह गए हैं, बहुत सारे नाम अभी जो रह गए हैं। अच्छा भैया, आप जो है इस बार 7 मई को वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जाएंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका?
सबसे पहला काम वोट ही डालने का रहेगा। वोट डालने का, उसके बाद दूसरे काम। उसके काम दूसरे अच्छा, करेंगे। दूसरे मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये बरेली में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको देखकर, जिनको आपको दिमाग में रखकर आप वोट डालने जाएंगे? बरेली के जीते विकास देखने के कि कौन आदमी कैसा क्या कर रहा है, उस हिसाब से विकास देख के हिसाब से वोट डालेंगे। अच्छा, इस बार जो मौजूदा सरकार रही है, जी, क्या लगता है आपको, उसने विकास किया है, काम बिल्कुल किया किया, है? बिल्कुल किया है, क्यों नहीं किया। अच्छा, जी। आगे आप परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन हर लोग चाहते हैं, जो भी चाहें। परिवर्तन चाहते हैं, जी। ठीक है। और देखिए यहाँ पर बरेली की जनता और भी लोग मेरे साथ हैं, ये युवा है। मैं आपसे सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहता हूँ। अनस नाम है मेरा। अनस, जी। आपने अभी तक वोट दिया है? हाँ, वोट दिया है। अच्छा, ये बरेली में इस बार जो चुनाव है वो तीसरे चरण में है, तो तारीख क्या है, जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा। 7 तारीख में है चुनाव। 7 मई जी, को। 7 तो मई। आप जब वोट अपना डालने जाएंगे तो आस पड़ोस के लोगों को भी वोट डालने के लिए उत्साहित करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ सीधे मुद्दे पे कि आखिरकार वो कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप इस बार वोट देंगे? मुद्दा तो ये है, बेरोजगारी का मुद्दा है। वैसे तो सरकार का तो इसमें आज के दौर का देखो तो हिंदू मुस्लिम के अलावा सरकार क्या कर रही है, और बताइए कोई और काम है? सरकार जो है इस समय जो भाषण दे रही है, जो भी तो 10 लेक्चर दिन दे से रही है, देख लो मोदी जी के बयान क्या आ रहे हैं, कभी पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं, कभी किसी का नाम ले लेते हैं, अच्छा। कभी विकास के नाम पे आज तक आए कि हमने नोटबंदी की, हमें वोट दो। ये था कोई अच्छा काम? बताइए आप। नोटबंदी पे आके वोट मांग ले, कभी मांगा? आज तक नहीं मांगे। विकास के नाम पे बीजेपी ने कुछ करा ही नहीं आज तक। सच्चाई तो ये है। जब विकास के नाम पे जब भी जनता सवाल करती है तो बीजेपी हाँ, शांत हो जाती है। धर्म को लाती बीच में, बस उसका देखिए, यही काम। ये बरेली की जनता है, सब जानती है कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से राजनीति मेरे धर्म के हिसाब नाम से पर नहीं होना बिल्कुल नहीं चाहिए? होना चाहिए। तो अब की बार जो वोट देंगे वो किन किन चीजों को सोच कर देंगे आप? क्या आप परिवर्तन लाएंगे? परिवर्तन जरूर लाएंगे। कोशिश परिवर्तन तो ये लाएंगे। रहेगी कि परिवर्तन हो, क्योंकि परिवर्तन होता है तभी विकास होता है, न वरना तो फिर तानाशाही हो जाती है। बिल्कुल। देखिए, जो भी काबिल नेता आपकी नजर में हो उसको ही वोट दीजिएगा, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुबोध बर्जन है। सुबोध। सुबोध जी, क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। इलेक्ट्रिशियन है। क्या वोट आपने अभी तक दिया है? ऑफकोर्स दिया। दिया है। तो इस बार के जो मुद्दे रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो क्या सोच के आप वोट देंगे? वोट तो देना ही है, वोट तो बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है अपने इंडिया की, हिंदू मुसलमानी, समझ रहे हो? सबसे बड़ा फंडामेंट इस सरकार का यही रहा है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाना, झगड़ाना, बल्कि हम हिंदू हैं, ये सारे मुसलमान हमारे मुल्क के भाई भाई हैं, भाई। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया आज तक पता है? कि ये मुसलमान है, इसको मारो, इसको जेल में डालो। अतीक अहमद जैसे जेल में डाल दिए। अरे भाई, वो व्यक्ति थे और उनको जो सजा देनी चाहिए वो देते हैं। ये थोड़ी नहीं एनकाउंटर करा दिया भाई। बाबा साहब ने कानून बनाया है एनकाउंटर कराने के लिए, नहीं। एनकाउंटर तो तुम्हारा भी हो सकता है कल के लिए, भाई तुम भी गलत कर रहे हो, वो भी गलत कर। ऐसा नहीं है कि कानून व्यवस्था, मतलब आप कहना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल है भारतीय ही जनता पार्टी की सरकार में सही नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हिंदू राष्ट्र कैसे बना लोगे आप? हिंदू राष्ट्र बनाओगे, फिर सिख राष्ट्र बनाओगे, मुसलमान राष्ट्र बनाओगे, बताओ बौद्ध राष्ट्र देश बनाओगे? सबका है। देश सबका है। बाबा साहब ने जो कानून बनाया था, संविधान बनाया था, उसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट दिया था कि भारत सिर्फ धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब की बार जो आप 7 मई को अपने वोट का अधिकार यूज करते हुए और प्रत्याशी की जो किस्मत है वो वोट की मशीन का बटन दबा के चुनेंगे, तो कौन सी चीजें रहेंगी? क्या आप सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं? मैं इतने लोगों में खुल के कह रहा हूँ, मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। फंडामेंट क्या है भारत में? बीजेपी ने सन 2014 के बाद 18% जीएसटी किस पे लगाया पता है आपको? कॉपी, किताब, कलम, पेंसिल पे। जबकि विदेशों में यही फ्री पढ़ाया जाता है, फ्री दिया जाता है। बच्चा जब तक इंटर होता है, बाकी पढ़ाई में नॉर्मल फीस ली जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ तो पढ़ाई पे जीएसटी 18% है। आम आदमी 5 साल का बच्चा अगर पढ़ाने जाओगे आप तो 8,500 रुपए महीने प्लस गाड़ी का अलग। बताओ कौन पढ़ा लेगा भाई? आप सरकार चला रहे हो, आप सरकारी स्कूलों में टीचरों को सही करो भाई। टीचरों को कमरा लगवाओ, उनमें वीआईपी एसी लगवा दिए, कुर्सियां डलवा दी उन्हें। जब उन्हें कुर्सियां मिलेंगी तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे भाई? बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? जब उन्हें कुर्सियां दे दोगे आप, उनको कुर्सियां हटाओ, सिर्फ एक बंदे पे कुर्सी होनी चाहिए, प्रधानाचार्य पे, अन्यथा किसी पे नहीं, क्योंकि प्रधानाचार्य का एक ओहदा होता है जो बैठने लायक। चुनाव होने वाले हैं, 7 तारीख को वोटिंग है। जी। तो सबसे पहले काम क्या रहेगा 7 तारीख का?
7 तारीख का सबसे पहले काम यही रहेगा, वोट करना, वोटिंग करना। जी। ठीक है, और लोगों से करवाना भी। लोगों से करवाएं। देखिए कितनी अच्छी बात है कि बरेली की जनता कितनी समझदार है। सबसे पहले अपना काम बता रहे हैं कि हम खुद उठेंगे और खुद घर से निकलेंगे, वोट करने जाएंगे और उसके साथ ही साथ अपने आस पड़ोस वाले को भी वोटिंग करवाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। देखिए यहाँ पे महिला भी हमारे साथ हैं। आपका नाम जानना चाहते हैं? शाजिया खान। अजय खान जी, आप हाउस वाइफ है या फिर वर्किंग वूमेन है? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। जी। अच्छा, इस बार आपने वोट करने का जो सोचा है, हम्म। तो वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे, कौन सी ऐसी चीजें रहेंगी एक महिला होने के नाते जो आपको लगता है कि मुझे इस सरकार में ये चीजें रह गई या इस सरकार में ये चीजें और अच्छी हो सकती थी? सरकार तो बहुत सही है, बस ये है कि थोड़ा हिंदू मुस्लिम का हो जाता है तो उससे थोड़ा सारा मोमडन्स लोग थोड़ा सोचते हैं कहीं भाजपा जो है वो हिंदू को सपोर्ट ना करे, क्योंकि ऐसा होता है ज्यादातर जी जी। कि मतलब ये लगता है कि भाजपा हिंदू को सपोर्ट कर रही है। बस वैसे तो सरकार बहुत सही है, बस एक थोड़ी महंगाई कम हो जाए, महंगाई का लेवल भी थोड़ा ऊपर है, जी जी। एक महंगाई थोड़ी कम हो जाए और एक ही हिंदू मुस्लिम में भाजपा मुसलमानों को भी सपोर्ट करे साथ में, हिंदू के साथ में, क्योंकि वोट तो देखिए मुसलमान भी देते हैं, इंडिया में हम भी हैं, हिंदू भी हैं और मोमडन भी हैं। जी जी। बस तो यही है, एक महंगाई का दर थोड़ा कम हो जाए। अच्छा, रसोई चलाने में कुछ आपको परेशानी होती है? महंगाई जैसे कि ऊपर चलती जा रही है, सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, चीजें कहाँ से कहाँ पहुंच गई, सब्जी कहाँ से कहाँ पहुंच गई? हाँ ये तो है, महंगाई तो बढ़ रही है, सिलेंडर के रेट बहुत ऊपर है, उसे भी कम करा जाए। अच्छा। और बस बाकी उस सरकार से कोई खास ऐसी वैसे परेशानी और कोई, हाँ नहीं, और कोई सरकार से तो परेशानी, कोई सरकार दिक्कत नहीं। बहुत ही सही है। सरकार बढ़िया चल रही है, बस थोड़ा सा बस यहाँ एहसास होता है जब कहीं कोई हिंदू मुसलमान वाली बात होती है। हालांकि ना योगी जी से कोई शिकायत है ना मोदी से शिकायत है, लेकिन जब कभी ऐसी कहीं हिंदू मुस्लिम वाली बात होती है तो थोड़ी तकलीफ होती है। वो भी मुसलमान होने के नाते तकलीफ होती है। देश हमारा भी है और हम इस देश के लिए सहयोग पूरा करते हैं। हमें ना मोदी से शिकायत है ना योगी से शिकायत है, बस कोई जुमला जब कोई ऐसा वैसा होता है तो तकलीफ होती है, बस इसके सिवा कोई ऐसा नहीं। महंगाई तो अगर महंगाई चल रही है, अगर महंगाई पे थोड़ा सा ध्यान दे दे गवर्नमेंट तो और अच्छी बात है। इसमें महंगाई का अगर सस्ता कुछ भी होता है उसका दोनों को फायदा है, हिंदुओं को भी फायदा होगा, उसका मुसलमान को भी फायदा होगा। और अगर सरकार कुछ भी महंगा करेगी तो अकेला वो मुसलमान को नुकसान नहीं है, उसका नुकसान साथ में हिंदू को भी है। देखिए सरकार से कोई ऐसी शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको लेकर कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि ऐसा ना हो कि एक तरफा बात करी जा रही है। तो ये बरेली की जनता है और जैसे कि जानते हैं कि वोटर बोलेगा राज खोलेगा, तो काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप ही आइए एक मिनट, मैं आपके भी विचार, क्योंकि देखिए ये बरेली की जनता है, युवा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहरुख। मोहम्मद शाहरुख जी। शाहरुख जी, आप क्या करते हैं? सर मैं पढ़ाई करता हूँ, बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी करते हैं। वोट अभी तक दिया है आपने? हाँ एक बार दिया है। एक बार दिया है। तो जैसे कि अब 7 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है, ठीक है, तो चुनाव होना है, तो क्या उसमें भी भागीदारी रहेगी आप? बिल्कुल रहेगी और रहेगी और साथ में घर वालों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, घर वालों मोहल्ले को को। लागू। ठीक है, तो अभी तक जो सरकार है, क्या इसको लेके क्या चीजें हैं आपके दिमाग में कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जिनको और अच्छा कर सकती थी सरकार? कोई सुझाव है आपका? सबसे पहले तो इस सरकार को थोड़ा महंगाई पे गौर देना चाहिए, और आजकल आप देखते होंगे जितने भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, तो रोजगार के लिए बहुत परेशान है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। और क्या बहुत सारे काम करना चाहिए देश को जो ऊपर ले जाए। अच्छा, तो अभी बार जो आप वोट देंगे तो वो जो मौजूदा सरकार है उससे खुश हैं या कुछ बदलाव लाना चाहिए? नहीं सर, ऐसा होता है कोई भी गवर्नमेंट आती है तो एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर मैं एडवांटेज की तरीके से दूँ तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट का काम हुआ है, सड़क का, बिजली का, ये काम अच्छा हुआ है। वो बात की बात है कि बिजली की जो कॉस्ट है वो बढ़ी है पर बिजली अच्छी आती है, क्योंकि हम सड़क का काम देखिए, जब कनेक्टिविटी जुड़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा। जी जी बिल्कुल, वही मैं कहना चाहता हूँ। हर सरकार के ड्रॉबैक होते हैं और कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, तो नागरिक का फर्ज ये होता है कि अच्छाई भी बताए बुराई भी बताए। तो कौन कौन से ऐसे डैमेज हैं जो उनको कंट्रोल करने हैं? सबसे बड़ी बात तो महंगाई और रोजगार, क्योंकि ऐसा होता है देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति को रोजगार दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे आपकी सरकार पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जैसे 5 किलो राशन जो चल रहा है उसकी बात खत्म हो जाएगी, और आपको जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, उनमें भी बेनिफिट होगा अगर रोजगार होगा, और अपनी मतलब घर को भी चला पाएगा वो सही से अगर उसके पास रोजगार होगा। तो चीजें क्या लगता है कि इस बार आपको बदलाव लाने की जरूरत है या जैसा है वैसा ही चलता रहेगा? नहीं, मेरी इच्छा तो ये है कि हमने 2 टर्म देख लिया सरकार को, तो रोजगार में जैसी मोदी सरकार ने बोला था 2 करोड़ हम देंगे, तो वो उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो हम इस बार चेंज की तरफ जाए। अच्छा, बरेली की हम बात करते हैं तो बरेली में इस समय 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं। जी जी, तो क्या दोनों प्रत्याशियों के आपके नाम बताएं आपको? हाँ बिल्कुल, छत्रपाल सिंह गरमाल जी हैं और माननीय प्रवीण सिंह ऐरन। प्रवीण सिंह ऐरन जी। प्रवीण सिंह ऐरन जी जो है यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और छत्रपाल गंगवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं।
तो ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हाँ तो बिल्कुल क्या हो रही लगता है है। आपको? ऐसा होता है, कोई भी पार्टी हो, ठीक है, अपने कैंडिडेट को सपोर्ट तो करती है। वो बाई चांस की बात ये होती है कि मतलब इंसान जीते ना जीते, वो तो बात की बात होती है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री, हर किसी को हक होता है अपनी बात करने का। अब देखिए, कोई भी गवर्नमेंट होती है, आलोचना करने का हक हर किसी के पास भी होता है, कोई भी कर सकता है। तो मान लीजिए कि आलोचना तो होती है, सरकार को उसका जवाब देना चाहिए, पर कुछ मुद्दों पे ये होता है कि सरकार जवाब ही नहीं दे पाती है। ऐसी कौन सी चीजें रहेंगी, क्योंकि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जी तो आपके हिसाब से कौन सी चीजें रहेंगी जिसको देख के आप अपना मतदान करेंगे? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले महंगाई और युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा सबसे पहले रहेगा कि कैसे करके उन्हें, जो ग्रेजुएट युवा हैं जो अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट है, उन्हें कोई जॉब नहीं मिल पा रही है, उससे रिलेटेड मैं वोट करना चाहूँगा। क्योंकि सरकार कोई भी हो, कोई अच्छी बुरी नहीं होती, बस ये है कि जो पब्लिक के लिए क्या काम कर रही है पब्लिक सेक्टर में। बाकी तो अच्छा काम किया है सरकार ने, रोड का देख लिया जाए या बिजली विभाग का देख लिया जाए, बाकी बहुत अच्छा काम किया है इस सरकार ने। मगर अब मुद्दा ये है, महंगाई से परेशान है। और युवाओं ने अपनी अपनी बात रखी है, और युवा चाहता है कि, बहुत से लोग हैं जो संतुष्ट हैं मौजूदा सरकार से, बहुत से लोग हैं जो नाराज हैं। तो ये तो खैर चुनाव है, लग रहा था, लेकिन सभी लोगों से एक अपील है कि 7 तारीख को अपने अपने घर से निकलें और अपने वोट का प्रयोग करें। कैमरामैन साबिर के साथ मैं अरुण जायसवाल, आज की खबर।